बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इससे पहले हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली, ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर हम लोगों का एक सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, जैसा कि ट्रेंड्स रह गए हैं पीरियोडिक टेबल के ना, ट्रेंड इसके इसके वो फिर मैं आपको एक इकट्ठी वीडियो बाद में बना दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर्स की तरफ। तो वही बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का एक बटन दबाना है जो कि आप नहीं दबाते, तो उसको काइंडली सर आप दबा दें तो मेहरबानी। नहीं दबाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ रिक्वेस्ट के अलावा। तो बाकी लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अगर आप देखें तो ये एक एटम था, मैं अपने पास से फ़र्ज़ किया। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे शेल में इसके फॉर एग्जांपल 3 थे, फॉर एग्जांपल। अब जाहिर है इस एटम के ये आखिरी शेल हुआ ना, वैसे तो टोटल 4 हैं लेकिन इस एटम का यही आखिरी शेल है जिसको वैलेंस शेल कहेंगे। तो इस शेल में से आपने इसको इसको या किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है। तो निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के ले जाऊँ और किसी और एटम को दे दूं, तो निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। इज़ वेरी सिंपल। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आइंस में कन्वर्ट होना। देखें, ये एक एटम था, फॉर एग्जांपल इसका नाम ये था, फॉर एग्जांपल। तो जो ही इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये एटम एटम नहीं रहेगा बल्कि आइन बन जाएगा और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, हम लोग इंशाल्लाह पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एटाइन और एनाइन को। आप चाहे इसको अभी कॉन्सेप्ट को जहन में रख लो, लेकिन रख लो तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि नीचे की क्वेश्चन उसने दी हुई है कि जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे उसने आपको सोडियम की एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम एक एटम था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। इसका मतलब होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया प्लस, और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला उसको हम लोगों ने वैसे साथ अलग करके लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पे माइनस सेपरेटली लिख लिया। तो ये इसकी एक एग्जांपल हो जाएगी। तो जो एनर्जी चाहिए होगी वो उसने यहाँ पे आपको बता दी है। फिर एक और कॉन्सेप्ट दे रहा है जिसका नाम है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, फॉर एग्जांपल इसमें 2 और अब ये आखिरी शेल है, तो अगर आखिरी शेल में या वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हो और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसको उर्दू में कहते हैं जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ से जल्दी से रीड करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो वो यही कह रहे हैं कि किसी गैसी हालत में आपने कोई गैस ले लेनी है और उसका कोई आज़ाद एटम ले लेना है। आप भी आज़ाद हो तो एटम भी आज़ाद ही लेना है, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में आपने उस एटम के वैलेंस शेल में चले जाना है। ये देखें जी, हम लोगों ने क्या किया, ये कोई एटम था किसी गैस का और हम उसके आखिरी शेल में चले गए, वो ये आज़ाद एटम था। आखिरी शेल में वो वाला इलेक्ट्रॉन लेने हैं जो कि आखिरी शेल में पड़े हुए हैं, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल में पड़े हुए उस इलेक्ट्रॉन को लेना है जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा है, इसको कम खींच रहा है। तो वो कहता है हमने वो इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करनी है जो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर कम है। यही वो डेफिनेशन बता रहा है कि सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इज़ वेरी सिंपल। ये डेफिनेशन हो जाएगी जी आयोनाइजेशन एनर्जी की। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी डेफिनेशन है, अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने आपको ये भी अभी कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, तो कहता है अगर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसको खारिज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। इज़ वेरी सिंपल। ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उसने कहा सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ये है। इसका मतलब है कि इतनी किलो जोल पर मोल का मतलब एनर्जी।
वो कहता है इतनी एनर्जी दोगे तो तब सोडियम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये आगे उसने एक इक्वेशन दे दी है, सोडियम था उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, और कितनी एनर्जी हम लोगों ने दी उसको, ये एनर्जी यहाँ पे दी यहाँ तक। अगर आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछे तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें और साथ ये वाली इक्वेशन लिख दें। अगर आपसे वो पूछता है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी तो वो यहाँ से लिखें और साथ इक्वेशन भी लिख लें। ठीक है जी, समझ आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं जी इंग्लिश मीडियम वालों की। तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी बड़ा सिंपल सा काम है, तो इंग्लिश मीडियम वाला भी परेशान ना हो। सबसे पहले उसने कहा जी आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर्ड जो चाहिए, क्यों चाहिए, टू रिमूव निकालने के लिए मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन निकालना है जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो लूज है। लूज का मतलब जो दूर पड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियस से दूर है। और कहाँ पड़ा हुआ है, वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है। और वो किसका शेल है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम का। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आज़ाद एटम कोई था, उस एटम के आपने आखिरी शेल में जाना है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को जो कि बड़ा लूज था उसको आपने निकालने के लिए जो एनर्जी की मिकदार चाहिए उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि अभी मैंने सारा आपको डिस्कस किया है कि ये वो आज़ाद एटम था, ये उसका वैलेंस शेल था, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन जो बड़ा लूज था, ठीक है, दूर था उससे, ठीक है, न्यूक्लियस से, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ये मैंने आपको सारा आगे करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगी जी आयोनाइजेशन एनर्जी की। 2 नंबर की जो है ना डेफिनेशन 9th वालों से पूछ लेता है। उसके बाद फिर वो पूछता है यहाँ से एक और डेफिनेशन है, इफ़ देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई, तो फिर जो एनर्जी चाहिए होगी रिमूव इट, उसको निकालने के लिए उसे कहेंगे जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, ये आगे एग्जांपल दोनों के साथ आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की है जो वो इतनी है, यानी सोडियम के अंदर से अगर आप लोगों ने किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए होगी। इज़ वेरी सिंपल। ये सोडियम की मैंने एग्जांपल दे दी है, सोडियम एटम था, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो एनर्जी चाहिए थी वो कितनी एनर्जी चाहिए थी जी, इतनी, ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल। और प्लस का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और हम लोगों ने एनर्जी यहाँ पे ऐड की है यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना, ट्रेंड्स हैं उसकी वीडियो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद इधर एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल उल्ट है। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग करते क्या थे जी, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते थे तो जो एनर्जी चाहिए होती थी उसे कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में उल्ट करना है, यहाँ से हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रॉन को लेना है और किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आखिरी शेल में जमा करवाना है, यानी ऐड करवाना है। इसका उल्ट है, यानी ऐड करवाएंगे जब हम किसी वैलेंस शेल के अंदर जब किसी इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेंगे तो एनर्जी खारिज होगी। पहले तो हमें एनर्जी जज़ब करवाएंगे ना इस केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी खारिज होगी। तो जब खारिज होगी तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालना था आयोनाइजेशन एनर्जी में, निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस केस के अंदर क्या है जी, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में जमा करवाना है। तो उसके लिए जो एनर्जी खारिज होगी उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपको आई थिंक इसका जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ से जी रीड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, जो कि बड़ा सिंपल था। फिर वही बात उसने यही कहा कि किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम ले लेना, कोई एलिमेंट लेना है और उसका कोई एटम ले लेना, जैसा कि अभी हम लोगों ने लिया। उसके वैलेंस शेल में आपने बस एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देना है। जब दाखिल करोगे तो वो कहता है उसकी वजह से जो है ना एनर्जी जज़ब नहीं होगी, खारिज होगी। जब इलेक्ट्रॉन जमा करवाओगे तो एनर्जी खारिज होगी, ठीक है। उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इज़ वेरी सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर हुआ क्या है कि ये एक एटम था फ्लोरीन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जमा किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जमा किया तो F के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। माइनस का चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि उसके ऊपर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया और एनर्जी कितनी खारिज हुई है, इतनी एनर्जी जी
3 to 8 किलो जोल पर मोल एनर्जी खारिज हुई है, और माइनस का मतलब यहाँ पे एनर्जी खारिज हुई है। अगर वहाँ पीछे प्लस था तो वहाँ पे एनर्जी हम लोगों ने ऐड की थी। तो आपको समझ आ गई होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये डेफिनेशन थी, जो कि बहुत सिंपल थी। अब मैं जी इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ थोड़ा सा जी, वो भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले फिर वही बात कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या, इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिलीज जो खारिज होती है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को हम जमा करते हैं, कहाँ पे? आखिरी शेल के अंदर। वो आखिरी शेल किसका होता है? ज़ाहिर है किसी एटम का, और वो एटम किसी गैस का होना चाहिए और आज़ाद भी होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, जो कि बहुत सिंपल थी। उसके बाद एक इक्वेशन इसने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली दी हुई है कि इक्वेशन में वो आपसे ये कह रहा है कि देखें फॉर एग्जांपल फ्लोरीन था, उसके अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है तो सिंपल सी बात है, ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। माइनस का चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो और यहाँ पे डेल्टा एच का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी है, और एनर्जी यहाँ पे खारिज हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का चार्ज लगा दी है। माइनस का चार्ज का मतलब यहाँ पे एनर्जी खारिज हुई। इसके अलावा यहाँ से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। इस चैप्टर के लास्ट में एक कॉन्सेप्ट रह गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। देखिए हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि नॉर्मली वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर 4 से रिलेट कर रहा है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह इस वीक में ही, मेरी कोशिश है कि आपको चैप्टर 4 जो है ना वो कंप्लीट करवा दूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। नॉर्मली इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखा ताकि ये शेयर कर सके, शेयरिंग करें अपने अपने इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने शेयरिंग की, तो ये जो है ना ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इस पेयर, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो पता नहीं क्यों उसने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है 2 नंबर की। बहरहाल फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने कहा चलो तुमने दिया तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, क्या याद करोगे, ये लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन रख लो। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो दरमियान में पड़ा हुआ है। अब इसकी कोशिश ये है कि मैं अपनी तरफ खींच लूँ इस जोड़े को, इसकी कोशिश ये है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचूँ। तो नॉर्मली क्या होगा, ये हाइड्रोजन कम खींचेगा, क्योंकि ये कम खींच रहा है तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये अच्छा बंदा है यार, इसको कोई इतना लालच नहीं है, ये कम खींच रहा है। लेकिन क्लोरीन बहुत लालची है, ठीक है। तो ये क्या करेगी क्लोरीन, ये अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर पहले दरमियान में था और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना वो इसके करीब हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन के ऊपर हम लोग पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली का मतलब हम पढ़ेंगे आगे। पार्शली का मतलब होता है थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि यार ये ज़्यादा जो है ना मतलब बड़ी तेज़ है, चालाक है, और इसने देखे ना इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया है। तो जो इसका मतलब है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि हम लोगों ने इंशाल्लाह चैप्टर 4 में डिस्कस करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं यहाँ से आपको रीड करवा देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। देखिए किसी एटम की मॉलिक्यूल में, अब देखें ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो यही कह रहा है कि किसी एटम की मॉलिक्यूल में इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर, इश्तराक शुदा का मतलब दोनों ने मिल के जो शिरकत की है और क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर दिया है उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, यानी इस जोड़े को, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो दोनों ने दिया है मिल के इश्तराक करके इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की जो सलाहियत होगी ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ख़ास तौर पर जब एलिमेंट्स में कोवलेंट बॉन्डिंग हो तो ये खसूसियात अहमियत इख्तियार कर जाती है। आमतौर पे कहता है जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिंपल डेफिनेशन आपने याद करनी है, 2 नंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, ठीक है। उसके बाद जी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों की हम लोग बात कर लेते हैं। उर्दू मीडियम वालों की तो होगी, यहाँ पे भी वही द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो सलाहियत है, क्या सलाहियत है, अट्रैक्ट करने की। किसको अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की जो सलाहियत है। टू वर्ड्स इटसेल्फ का मतलब होता है अपनी तरफ। इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे कि यहाँ आप देखो ये एक पूरा मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स की सलाहियत है अपनी अपनी
किसको खींचना है, ये इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपनी तरफ, चाहे ये खींचे चाहे ये खींचे। वो जो सलाहियत है ना, उस सलाहियत को वो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो सिर्फ सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन आपको 2 नंबर की पूछता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द एंड ऑफ माई चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोगों का जी चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच जो लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का भी थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन लोगों का भी थैंक यू यार जो नहीं सपोर्ट कर रहे। अभी भी मैं देखता हूँ 200-250 लोग डेली लेक्चर्स ले रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर टोटल तभी 10-15 आए हैं। तो यार ये बड़ी गलत बात है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने कज़न्स को, दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में इधर उधर जितने भी जो आपके जानने वाले उनको लिंक दें यार, लाजमी उनको चैनल के ऊपर लेके आए, और फ़ायदा होगा आपको भी, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।